हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी में इस नंबर 1 चैनल क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, हम लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल करते चल रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थे कि सर एक वीडियो बनाइएगा जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, आई मीन सर फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको भी आप सॉल्व कराइएगा। तो बिल्कुल बच्चों, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आपकी बातों को और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल इसी के बेस पे है कि हमारे जितने बच्चे वॉच कर रहे हैं वो हमारी शुभम क्लासेस से पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। जैसा कि आज बोर्ड पे देख रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं अपने इस चैप्टर के एकदम 90% क्लियर टॉपिक पे। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग लेक्चर 8 में बात किए थे, सबसे पहले बात किए थे चालकत्व। चालकत्व के बाद बात हुई थी हमारी क्या, विशिष्ट चालकत्व। इसी विशिष्ट चालकत्व या चालकता को ही कहा गया था क्या, कप्पा। याद आ रहा है, जिसे कहा गया था कप्पा। बिल्कुल, कटप्पा का छोटा भाई था कप्पा। यह लाइन हमारी थी क्लियर। उसके बाद हम लोग और आगे पढ़े तो हम लोगों ने क्या पाया, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को दिखाने के लिए किसी किसी बुक में या तो लैम्डा का इस्तेमाल किया गया है और या तो किसी किसी बुक में मॉड का इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है। तो तुल्यांकी चालकता जो थी वो आपको याद होना चाहिए। याद है, अगर तुल्यांकी चालकता में देखा जाए तो नॉर्मलता आ रही थी। फंडा याद करिए, क्या था इसमें, नॉर्मलता, जिसको बच्चा शो किया गया था एन से। और यहीं पे एक नाम और आपको बताए थे, क्या, मोलर चालकता। और मोलर चालकता में हम लोग बात किए थे एम, जिसका फंडा था, इसमें आया था आपका मोलरता, मतलब एम। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले थे आज की क्लास में, वो था हमारा चालकता का मापन, कि हम किस प्रकार किसी विलयन में जो विद्युत धारा की चालकता होती है उसको कैसे माप सकते हैं, उसके बारे में गणना करने वाले हैं आज। पहले एक बार क्लियर करिए, आज की क्लास की वीडियो और चैट आपको एकदम आ रहा है कि नहीं, ये बातें क्लियर है। कुछ बच्चों की डिमांड है सर लाइव क्लास लीजिए। बिल्कुल बच्चा, अभी लाइव स्लॉट नहीं मिल पा रहा है हमें, आने वाले टाइम में बिल्कुल लाइव चलेंगे। अभी थोड़ा सा रिकॉर्डेड चल रहा है, जैसा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यस सर में आंसर दीजिए, फिर हम आगे चले। ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, चालकता का मापन। अगर इस बात को नोटिस किया जाए तो जो चालकता का मापन है वो निर्भर करता है बच्चों प्रतिरोध पर। ठीक है, क्या चालकता का मापन प्रतिरोध, जिसको दिखाते हैं R से, पर निर्भर करता है। ओके, किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोध पे। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है? ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, कहा जाए कि यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में
प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाए, ज्ञात कर लिया जाए तो उसकी चालकता बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिकली चालकता मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन? व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, व्हीट स्टोन ब्रिज। आप बेटा इसके नीचे अंडरलाइन करना, के द्वारा मापी जा सकती है। मतलब अगर हम बात करें चालकता की तो हमें दो बातों पर निर्भर होना होगा, एक उस विलयन का प्रतिरोध और दूसरा उसमें प्रयुक्त होने वाला एक्सपेरिमेंट प्रयोग जो आपको किया गया व्हीट स्टोन ब्रिज। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है? इसको जल्दी से कॉपी करिए। यहां तक कोई दिक्कत है? एकदम समझ में आ रहा है? अब सवाल होगा इससे चालकता मापने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें चालकता मापने के लिए हम लोगों ने लिया था क्या? एक चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल। दिख रहा है बेटा? इस कंडक्टिविटी सेल लेने में हमें मिला कि हमारे पास दो अलग अलग चालकता सेल होनी चाहिए। एक प्लेटिनम कृत होगा इलेक्ट्रोड, दूसरा उसके तार संबंध हो गए। तो दो अलग अलग प्रकार की चालकता सेल लेकर हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? किसी पदार्थ में उत्पन्न आए प्रतिरोध की चालकता। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है चालकता सेल के चित्र बनाइए। तो चित्र को ध्यान से देखिए। आप क्या करें, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। एक छोटा सा नोट हम बता रहे उसको याद कर लीजिएगा कि चालकता सेल में दिष्ट धारा जिसको कहते हैं डीसी करंट, जैसे आपकी बैटरी जो हो रही है ना बेटा, बैटरी में डीसी करंट होता है। दिष्ट धारा के स्थान पर कौन? प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी करंट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बनता है आपका चालकता सेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि ग्लास का बॉक्स होगा, उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होंगे, उनको जोड़ने के लिए हम तार का प्रयोग करेंगे। दूसरे इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम प्रेरित इलेक्ट्रोड होगा, उसमें तार लगे होंगे, ये ग्लास होगा और इनके बीच में होगा क्या? विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है अक्सर। चालकता सेल में किस धारा का प्रयोग करते हैं? तो धारा हमारे पास दो थी, सुना होगा एसी करंट और डीसी करंट। हम लोग की घरों में जो करंट आता है वो आपका एसी करंट है और जो हम बैटरियों से प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या है? डीसी करंट होता है। इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है? ओके बेटा, कॉपी करिए। अगर इस लाइन में कोई दिक्कत है बताइए। क्लियर है तो यस सर में आंसर दो। आगे चलें, फास्ट फास्ट, जल्दी कॉपी करिए बेटा। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे चला जाए।
चलो चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, देखिए ध्यान से एकदम, चालकता सेल है हमारे पास, चालकता का मापन क्लियर, चालकता सेल। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। चित्र इसलिए दिखा रहे हैं कि चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में चित्र बनाने को आता है। दो अलग अलग टॉपिक है। अगर हम बात करें विद्युत अपघट्य की चालकता का अनुमापन करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे ही कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और यहां हम रख लेते हैं क्या, चालकता सेल। चित्र को ध्यान से देखिएगा, चित्र में आपके दो हैं, ओके। अब याद रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा प्रत्यावर्ती धारा के कारण ही, कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा के कारण ही व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में, व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में कौन सा बेटा, गैल्वेनोमीटर के स्थान पर, गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर के स्थान पर शून्य विक्षेप सूचक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें ज्यादातर हम यूज करते हैं क्या, हेडफोन, ओके। सवाल ये होगा कि सर इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो आप याद करिएगा हेडफोन में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। हमें चालकता सेल चाहिए, तो चालकता सेल को मापने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की चालकता को हम ऑब्जर्व करें तो हम लोग याद रखे थे कि इसकी जो बच्चा विद्युत चालकता होती है, जिसको दिखाते थे C से, वो निर्भर करती थी किस पे, प्रतिरोध पे। तो प्रतिरोध क्या था, बराबर 1/R। अब आपके पास सीरीज को देखिए, तो सीरीज को देखकर क्या लग रहा है, R1 R2 इक्वल टू R/R3, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R3 अपॉन R2। इस वैल्यू को उठाकर हम इसकी जगह पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो चालकता होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, C बराबर क्या हो जाएगी बेटा, R1 R3/R2। इस क्रिया से हम किसी भी विलयन में जो विद्युत चालकता है उसके मान को आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल ये हुआ कि मान उसको निकालने के लिए वैल्यू को, जो चालकता मान की वैल्यू होती है, उसको किसके द्वारा प्रयोग करते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कारण। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत? चित्र को ध्यान समझिएगा, फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला का फंडा यही था कि हम लोग निकालने के लिए जिसका प्रयोग किए थे वो थी हमारी चालकता, जो निर्भर हुई थी किस पे, निर्भर हुई थी किस पे, प्रतिरोध पे।
आप व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र देख लीजिए, बहुत आसान है। यहां पे शून्य विक्षेप यंत्र है जो गैल्वेनोमीटर के स्थान पे लगता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नल पॉइंट। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नल पॉइंट के द्वारा हम किसी भी प्रतिरोध को मापन कर सकते हैं। क्लियर? फिर वही क्वेश्चन कि सर डीसी करंट होता है कि एसी करंट होता है, तो साफ साफ कहा गया कि इसमें जो आपका होता है वो एसी करंट होता है। और इसके द्वारा जो हम यूज करते, एक एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में आता है, किसका प्रयोग करते? तो हेडफोन का यूज किया जाता है। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? अब वे बच्चे जिनका छूट रहा है, बेटा आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, जल्दी से आप प्ले स्टोर पर जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद उसे लॉग इन करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप लॉग इन करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। और हम लोग की टारगेट यह है कि जल्दी से आपका कोर्स खत्म करके रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। एक चीज को अगर 10 बार पढ़ा जाए तो एक बार में ना आकर 10वें बार में जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी एक क्वालिटी होती है कि हम लोग किसी चीज को लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर याद करते हैं, वो 100% दिमाग बैठ जाती है। तो प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को फिल करिएगा और जल्दी जल्दी हमारे टॉप 100 बैच में आप शामिल हो जाइए। इसके लिए एक छोटी सी कॉस्टली फीस आपके लिए रखी गई है, पूरे साल की फीस है 999। अब सोचो, साल में 365 दिन होते हैं और सिर्फ आपसे पूरे साल की फीस लिया जाता है 999। उसमें भी लगभग 599 का क्रैश कोर्स आपको फ्री दिया जाएगा। मतलब आपका जो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी वो पूरे साल की फीस हो जाएगी 400, क्योंकि वो उसके भी फ्री। अब इसमें आप इसलिए करिए कि रोज आपको मिलेगी लाइव क्लास, क्योंकि ज्यादातर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग बैठेगा। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा 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 करके रोज पढ़ना चाहिए। अगर जिस दिन आप इकट्ठा पढ़ने बैठेंगे सब चीज भूल जाएंगे। हेड राइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट पेपर, चैप्टर्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 ईयर के पेपर। आपको पेमेंट करना है हमारे शुभम सर के नंबर 7084817009 पे। पेमेंट के रिकॉर्डिंग कोई समस्या होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए बेटा। समझ गए? यहां तक किसी कोई डाउट है? आगे चला जाए। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे और हमारी टॉपिक थी व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो किसी विलयन की तनुता के बारे में बताता है और तनुता को समझाने के लिए कोलराउस ने नियम बनाया था। आपके एग्जाम में आएगा कि कोलराउस के नियम को समझाइए या कोलराउस का नियम होता क्या है। तो एक लाइन याद रखिएगा कि जो कोलराउस का नियम होता है वो विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता को व्यक्त करता है। मतलब विलयन में उपस्थित यौगिकों की आयनों को व्यक्त करता है। जैसे आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई विद्युत अपघट्ट है, जैसे अम्ल है, क्षार है, लवण है, तो जब वो टूटते हैं तो एक धनात्मक आता है, एक ऋणात्मक आता है, उसी को कहते हैं आयन। बताइए बेटा, ये बात क्लियर है? मतलब टूटेगा तो उसका होगा पूर्ण वियोजन और वियोजन के द्वारा ही हम उनकी आयनों की सांद्रता को मापेंगे। लिख लीजिए,
इनके नियमानुसार, किसके? कोलराउस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है, जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में, तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में, देखिए बेटा ध्यान से, प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। आयन अपना निश्चित, जैसा आपको समझा रहे थे, आयनों का विनिमय होता है, निश्चित योगदान देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए इसको शो प्रदर्शित करते हैं ऐसे, अनंत तनुता हो गई, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, तो ये टूट जाएगा और एक अनंत तनुता पर क्या आएगा? EQ प्लस, और दूसरा बेटा अनंत तनुता पर आएगा EQ माइनस। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? याद रखिएगा, इससे स्वतंत्र अभिगमन कोलराउस सिद्धांत भी कहा जाता है। एक छोटी सी लाइन बस याद रखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई विद्युत अपघट्य है, जैसे हम ले लेते हैं NaCl। अब NaCl को आप कोलराउस के नियम के अनुसार तोड़ेंगे तो अनंत तनुता पर यहां हो जाएगा NaCl। ये जो लाइन दिखाता है, इस लाइन को कहते हैं अनंत। इंग्लिश में बेटा इसी को कहते हैं क्या? इनफाइनाइट। अब ये ब्रेकआउट होगा, तो मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं NaCl को ब्रेक करेंगे तो एक Na प्लस और दूसरा बच्चा Cl माइनस आएगा। तो जब Na प्लस और Cl माइनस को तोड़ोगे तो एक Na आएगा प्लस इनफाइनाइट पर, और फिर एक आएगा क्या? माइनस। यही बात को समझाने के लिए कोलराउस ने एक नियम बनाया जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं, या इसे आयनों का अभिगमन सिद्धांत भी कहा जाता है। कॉपी करिए। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है आपके? बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, सवाल ये होता है कि कोलराउस के नियम का प्रयोग कहां करेंगे? तो याद रखिएगा, इनका जो प्रयोग करते हैं वो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के आकलन में। ओके, इसके साथ ही साथ वियोजन की मात्रा के निर्धारण में, मतलब किसी भी यौगिक में जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उनकी आयनों का मापन जिसके द्वारा किया जाता है
उसे ही कहते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है? विलयन में उपस्थित यौगिकों की आयनों को व्यक्त करते हैं। इनके अनुसार अनंत अनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, इसी को दिखाता है बेटा EQ से, और इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा। ये अनंत लगाया है तो ऊपर इनफाइनाइट का साइन है, तो फॉर्मूला आपके सामने हुआ कि लैम्डा इनफाइनाइट तुल्यांकी चालकता बराबर लैम्डा इनफाइनाइट EQ प्लस लैम्डा EV। इसे स्वतंत्र अभिगमन कोलराउस सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में लिया NaCl। अब सर NaCl के अलावा कोई लीजिए, तो चलो हम एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3COOH। अगर बेटा इसको तोड़ेगी तो ये आप जानते हैं कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, मतलब CH3COO माइनस और H प्लस। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका अनुप्रयोग करते हैं कहां? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के निर्धारण में। तो आपके पास एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो गया, कौन? CH3COOH। इसको ब्रेकिंग करेंगे तो ऐसे टूटेगा। यहां पे लिख लो CH3COOH, तीर का निशान क्या, या बराबर कर लो, क्योंकि हमारे पास यहां बराबर था, जो भी आपको अच्छे से याद हो। एक कौन आएगा बेटा? CH3COO माइनस और H प्लस। इस लाइन में किसी कोई डाउट है? आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा, ये चीज हो जाए क्लियर। ओके, आगे चला जाए। समझ में आ रहा है सबको? चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो है वो है क्या? शुष्क सेल। जैसा कि नाम है बैटरी, अगर हम इस सेल को कॉन्सेप्ट में रखें तो हमारे बच्चे याद किए हैं कि जो शुष्क सेल होता है वो आपका है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल को ही कहते हैं क्या? प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी। अगर सवाल सर बैटरी का यूज किसमें करते हैं, तो बेटा बैटरी का यूज किया जाता है किसमें? विद्युत एनर्जी को रासायनिक एनर्जी और रासायनिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे यहां पे एक रॉड है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो रॉड है, ये रॉड कार्बन का ग्रेफाइट रॉड है, कार्बन का, और कार्बन का ग्रेफाइट रॉड ट्रीट करता है किसकी तरह? कैथोड की तरह। दूसरी प्लेट हमने लगा दी जिंक की, जो किसकी तरह रिएक्ट करता है? एनोड की तरह। क्योंकि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें चाहिए, ऑक्सीकरण और अपचयन। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा शुष्क सेल क्या है, समझाइए। तो आप याद रखिएगा कि शुष्क सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अगर आपके पास कोई बैटरी है तो बैटरी को आप देखिए, ऊपर वाला जो नुकीला वाला भाग होगा वो प्लस होगा, और नीचे वाला भाग जो है वो माइनस होगा। इनका जो विद्युत वाहक बल होता है, इस सेल की वैल्यू वो 1.5 वोल्ट है। अगर आपके घर में रिमोट है तो रिमोट की बैटरी निकालिए, उस रिमोट की बैटरी पर लिखा होगा कितना? 1.5 वोल्ट। और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 18 माह का होता है।
मतलब एक बैटरी आपको लगभग 1.5 साल या उससे कम या उससे ज्यादा चल सकती है। वो तभी तक चलेगी जब तक उसमें क्या हो, रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो रही हो, तभी वो बैटरी काम करेगी। अगर रेडॉक्स अभिक्रियाएं नहीं होंगी तो वो बैटरी काम नहीं करेगी। इसके साथ ही साथ इसमें जो विलयन होता है, ये विलयन है आपका विद्युत अपघट्ट, जो बेटा कार्य करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने में, और तभी वहां फॉलो होते हैं क्या, क्रियाएं, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो हमारे पास शुष्क शेल है, तो आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, इसे प्राइमरी बैटरी कहा जाता है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रोड कार्बन एवं जिंक, जैसा कि आपको बता रहे थे कैथोड और एनोड, तो इसमें इलेक्ट्रोड कार्बन एवं जिंक के लगे होते हैं। आगे इसमें विद्युत अपघट्य क्या बेटा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एवं अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पे इनके बीच का जो सॉल्यूशन होता है, यही विद्युत अपघट्य होता है। इनमें चारों तरफ से बंद करने के लिए मोम का प्रयोग एवं फिल्टर पेपर लगा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिचार्जेबल नहीं होते। मतलब अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा हम उसको चार्ज नहीं कर सकते। यही खासियत है हमारी प्राइमरी बैटरी। दो प्रकार की बैटरी होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। अगर आप लोग के पास मोबाइल है तो आप पाइएगा मोबाइल में जो बैटरी होती है उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो जिस बैटरी को बार बार चार्ज कर सकते हैं बच्चों, वो आपकी बैटरी होती है क्या, याद करो, वो आपकी बैटरी है चार्जेबल। और जिसको बार बार चार्ज नहीं कर सकते वो क्या है, नॉन रिचार्जेबल। तो ये हमारी शुष्क सेल है, इसको कॉपी करिए। ओके, हो गया तो यस सर में आंसर दीजिए। इसकी E0 सेल की वैल्यू याद रखिएगा, इतना होता है। प्राइमरी बैटरी है आपकी, आगे चले। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे मरकरी बैटरी की। मरकरी बैटरी भी बेटा आपकी प्राइमरी सेल होती है। या तो मरकरी सेल के नाम से जानते हैं, या तो किसी किसी किताब में लिखा होगा बटन सेल, तो कंफ्यूज मत होना, इन दोनों नाम से जानते हैं। अब इसमें भी देख लीजिए कैथोड और एनोड होता है।
अगर हमसे पूछेगा रेडॉक्स रिएक्शन इनके बीच, तो आपको एक छोटा सा रिएक्शन याद करना है। Zn जो बेसिकली मरकरी का होता है, वो रिएक्ट हो जाता है मरकरी ऑक्साइड के साथ, और ये रिएक्ट करके ZnO और बनाते हैं क्या, मरकरी। कॉमन बात ये कि यह भी प्राइमरी सेल है, इसे भी चार्ज नहीं कर सकते, और इसका ई सेल 1.35 वोल्ट होता है। सबसे ज्यादा हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है ड्राई सेल, लेकिन फिर भी छोटी छोटी पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे कि कौन कौन होती है। तो प्राइमरी में 2 आ गई, एक तुम्हारी ड्राई सेल हो गई जिसको शुष्क सेल के नाम से जानते हैं, और एक तुम्हारी होगी मरकरी। देख लीजिए बोर्ड पे, अपघट्य है, विलयन है, ओके, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि बात हो रही है सीसा संचायक सेल। अगर जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो याद करेंगे, इन्हें कहा जाता है क्या, लेड स्टोरेज सेल। अगर हो कि सर ये लेड संचायक सेल ये क्या है, तो इसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ये हमारी है सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी है। खासकर देखिए, अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो अब ये होगा सर इन्वर्टर की बैटरी को हम चार्ज कर सकते, तो बिल्कुल चार्ज कर सकते। तो वो किस कैटेगरी में, वो हमारी क्या है, सीसा संचायक सेल, ओके। ये बात क्लियर हो रही है। तो एक छोटा सा होमवर्क है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। बैटरी में सिर्फ एक ही आती है, ड्राई सेल। इसके बाद हम बात करेंगे सीसा संचायक सेल की बैटरी का चित्र। इन्वर्टर में आपको जैसा कि हम याद करा रहे थे, इन्वर्टर में देखेंगे तो 2 रॉड होंगे, एक कैथोड रॉड होगा, एक एनोड रॉड होगा। इनके बीच जब क्रियाएं होंगी तो आप पाएंगे कि इन्हें विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाएगा। ये आपका जो है वो विद्युत अपघट्य विलयन है। जो अम्ल रखा जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड होंगे, और इसमें लगा दिया जाएगा लेड ऑक्साइड PbO2। हम लोग में एग्जाम में आता है बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन बताइए, तो इसमें एक छोटा सा रेडॉक्स अभिक्रिया है, आप यहां से इसको कॉपी कर लीजिए। क्या है, लेड जो है वो कन्वर्ट हुआ PbO2 में, और एक्वस सॉल्यूशन के साथ ये क्रिया करके, जैसा कि H2SO4 है, इसको भी ले लीजिए, कन्वर्ट होके बना लेगा क्या, PbSO4। बताइए, और साथ ही साथ बनेगा क्या, H2O। बैलेंस करने के लिए 2-2 लगा दीजिए, ठीक है। और लास्ट है हमारा क्या, निकेल कैडमियम सेल। ये लास्ट टॉपिक है, निकेल कैडमियम सेल।
ये भी आपका क्या है, द्वितीयक सेल। इसे चार्ज कर सकते हैं। इतनी टॉपिक है आपको तैयार करनी है, यही रहेगा आपका होमवर्क। सभी चित्र को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ध्यान है। हमारे पास देखिए निकिल कैडमियम सेल है, सीसा संचायक सेल है, मरकरी शेल है, शुष्क शेल है, उसके बाद कोलराउस का नियम, और आज की टॉपिक हमारी थी व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और छोटी छोटी टॉपिकों को दिमाग में रखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।